वेलकम बैक। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश्वर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि के अंतर्गत हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम का एक पार्ट मैं आपको पढ़ा चुका था। घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है, किसके खिलाफ होता है, पीड़ित व्यक्ति कौन होता है, व्यथित क्या होता है, इन सब के बारे में, महिला का किस प्रकार से किस पुरुष के साथ रिश्ता होगा, और महिलाओं का किसी घरेलू दायरे के अंदर जब महिलाओं के साथ हिंसा होती, किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, किसी भी प्रकार की यौन शोषण, किसी भी प्रकार की हिंसा होती, अपमानित किया जाता है, तो वो घरेलू हिंसा कहलाता है, जो साझी गृहस्थी में रहते हैं। ये बात मैंने पिछली क्लास में की थी और कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को मैंने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, आज का जो हमारा विषय होगा ये घरेलू हिंसा के कुछ अन्य जो आपके महत्वपूर्ण धाराएं हैं, या मैंने आपको बताया था संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति के बारे में मैंने आपसे बात की थी पिछले क्लास में। ये महिला या पुरुष को जिले में आवश्यकता के अनुसार संरक्षण अधिकारी के रूप में क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो आज की जो धारा है वो धारा 9 से मैं स्टार्ट करूंगा। धारा 9 में क्या बात कही जाती, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 9, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 9 में संरक्षण अधिकारी के अधिकार एवं शक्तियों की बात की जाती है। तो क्या क्या अधिकार एवं शक्तियां हैं इसे हम लोग देखेंगे। धारा 9, संरक्षण अधिकारी के अधिकार एवं शक्तियां। धारा 9, संरक्षण अधिकारी के अधिकार एवं शक्तियां। संरक्षण अधिकारी के अधिकार, जो संरक्षण अधिकारी होगा उसका क्या क्या अधिकार होगा और क्या क्या शक्तियां उसे प्रदान की जाती हैं इस अधिनियम के अनुसार। आइए देखते हैं वन बाय वन हम लोग। तो संरक्षण अधिकारी के अधिकार के अंतर्गत जब कोई सूचना दी जाती है घरेलू हिंसा की, तो प्राप्त सूचना पर आवश्यक कार्यवाही करता है। जो तत्काल में कार्यवाही करना है वो आवश्यक कार्यवाही करता है तथा मजिस्ट्रेट को सूचित करता है एवं मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिपक्ष को बुलाए जाने पर के लिए आदेश का पालन करता है। तो ये काम होते हैं। संरक्षण अधिकारी का जो काम होगा, प्राप्त सूचना पर क्या क्या काम हो जाएगा, प्राप्त सूचना पर आवश्यक कार्यवाही करना, प्राप्त सूचना पर आवश्यक कार्यवाही, प्राप्त सूचना के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करना, मजिस्ट्रेट को सूचित करना। दूसरा पॉइंट क्या और क्या काम हो जाएगा, मजिस्ट्रेट को सूचित करना, यानी मजिस्ट्रेट को सूचना यही देगा, मजिस्ट्रेट को सूचित करना। और तीसरी बात क्या हो जाएगी इसके कार्य एवं शक्तियों में, मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार, मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार प्रतिपक्ष को बुलाना। मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार प्रतिपक्ष को बुलाना, ये क्या हो जाएंगे, ये इसके कार्य हो जाएंगे। तो जल्दी से नोट करिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से नोट करिएगा। आप लोग यहाँ पर धारा 9 को जल्दी से नोट करिएगा। धारा 9 में क्या बात कही जाती है, यानी कि धारा 9 में संरक्षण अधिकारी के अधिकार की बात होती है। अधिकार क्या क्या है, सूचना पर आवश्यक कार्यवाही करना, मजिस्ट्रेट को सूचित करना, मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार प्रतिपक्ष को बुलाना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नोट कर चुके हैं आई थिंक आप सब। तो अब बात करूंगा मैं आपसे धारा 11, धारा 9 सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं बात करूंगा आपसे धारा 11 यानी सेक्शन 11। सरकार के क्या कर्तव्य हैं इस अधिनियम के तहत। धारा 11, सरकार के कर्तव्य, यानी जो सरकार है उसके क्या क्या कर्तव्य हैं इस अधिनियम से संबंधित। सरकार के कर्तव्यों की बात कहाँ होती है, धारा 11 में। तो सरकार का क्या कर्तव्य होता है, सरकार प्रचार प्रसार करे, इस अधिनियम के प्रावधानों का क्या करे, प्रचार प्रसार करे, आवश्यकता अनुसार कार्यवाही की समीक्षा करे और इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी करे। क्या क्या करे सरकार, इस अधिनियम का प्रचार प्रसार करे,
इस अधिनियम का प्रचार प्रसार करे, इस अधिनियम का प्रचार प्रसार से मतलब ये बताए कि घरेलू हिंसा अधिनियम क्या होता है, क्या कौन कौन सी बातें घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं, क्या क्या दंड है, इस अधिनियम का प्रचार प्रसार करें। दूसरी बात, सरकार क्या करे, आवश्यकता अनुसार आवश्यक कार्यवाही की समीक्षा करे, आवश्यकता अनुसार कार्यवाही की समीक्षा करे, आवश्यकता अनुसार जो कार्यवाही की गई है किसी केस में उसकी समीक्षा करे, कार्यवाही की समीक्षा करे, आवश्यकता अनुसार कार्यवाही की क्या करे, समीक्षा करे। तीसरी एक जरूरी बात जो यहां पर सरकार कर सकती है वो क्या, इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी करे, इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी करें, इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी करें। तो ये सरकार के इससे संबंधित क्या हो जाएंगे, कर्तव्य हो जाएंगे। तो ये एक बार जल्दी से आप लोग नोट करिएगा, ये सरकार के कर्तव्य है इस अधिनियम के अंतर्गत। जल्दी से नोट करिए आप लोग, जल्दी से इसे नोट करिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए। अभी बहुत महत्वपूर्ण धाराएं बची हुई हैं और बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे आपके टर्म्स अभी बचे हुए हैं। तो ये धारा 11 के अंतर्गत कहा गया। हो गया। देखिए धारा 12 में क्या बात कही जाती, अब यहां पर समझिएगा। सेक्शन 12 धारा 12 कार्यवाही के विषय में यहां पर बात होगी। संरक्षण अधिकारी द्वारा सूचना पर मजिस्ट्रेट सूचना के 3 दिन के भीतर प्रतिपक्षी को बुलाता है। क्या करेगा, संरक्षण अधिकारी द्वारा सूचना पर, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहां पर, कैसे कार्यवाही कैसे होगी, संरक्षण अधिकारी द्वारा सूचना पर, संरक्षण अधिकारी द्वारा सूचना पर, संरक्षण अधिकारी द्वारा सूचना पर मजिस्ट्रेट द्वारा 3 दिन के भीतर, मजिस्ट्रेट द्वारा 3 दिन के भीतर, सूचना से 3 दिन के भीतर, यानी जब सूचना उसे मिल जाए 3 दिन के भीतर प्रतिपक्षी को बुलाना, जो उसमें प्रतिपक्षी हो, प्रतिपक्षी को बुलाना, तथा दूसरा जो काम होगा 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, 60 दिन के भीतर मामले का निष्पादन करना, 60 दिन के भीतर मामले का निष्पादन करना, मामले का निष्पादन करना। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही इजी है, बस आपको 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं। धारा 12 में क्या बात कही जाती है, संरक्षण अधिकारी द्वारा सूचना पर मजिस्ट्रेट द्वारा 3 दिन के भीतर प्रतिपक्षी को बुलाना और 60 दिन के भीतर मामले का निष्पादन कर देना। ये धारा 12 के अंदर यहाँ पर बात कही गई है। ठीक है, धारा 16 हो गया। धारा 16 सेक्शन 16 की बात मैं आपसे करूंगा। धारा 16 यहाँ पर क्या बात कहता है, धारा 16 में क्या बात कही जाती है, धारा 16 में जो कार्यवाही होगी एकांत वातावरण एवं बंद कमरे में सुनवाई होगी। यानी घरेलू हिंसा के अंतर्गत जो भी मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा वो एकांत वातावरण में, यानी पब्लिक प्लेस पे नहीं होगी जैसे सब लोग वहां पर देख रहे हो। एकांत वातावरण एवं बंद कमरे में
ऐसा नहीं कि सभी लोग देख सकते हैं। बंद कमरे में सुनवाई होगी। सुनवाई की बात में क्या कहा जा रहा है, सुनवाई हमेशा एकांत वातावरण में होगी, बंद कमरे में। ऐसा नहीं कि पब्लिक प्लेस में जैसे कचहरी में सुनवाई होती है तो आप ऐसे ही सुन लोगे, नहीं, बंद कमरा होगा, एकांत वातावरण होगा, सिर्फ वो पक्ष और प्रतिपक्ष होंगे बस, और उनका एडवोकेट होगा बस, उसके अलावा उसके अंतर्गत कोई नहीं होगा, ठीक है। बंद कमरे में कार्यवाही होती है, ये धारा 16 कहती है, ये धारा 16 कहती है। धारा 17 में कभी कभी क्या होता क्या है कि ये जो ज़्यादातर वाद आते हों पति और पत्नी के बीच में आते हैं, तो धारा 17 में साझी गृहस्थी में साथ रहने का आदेश भी दिया जाता है कि साथ रहे, तो हो सकता है मना स्थिति बदल जाए, हो सकता है झूठा आरोप लगाया हो, तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, साझी गृहस्थी में यानी एक साथ रहने का आदेश भी दे देते हैं। ये किसके अंतर्गत है, धारा 17। धारा 17 सेक्शन 17, धारा 17 में क्या आदेश दिया जाता है, साझी गृहस्थी में रहने का आदेश। 17 में क्या कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं कि साथ में रहो, साथ में रह करके देखो, हो सकता है मना स्थिति बदल जाए, ठीक है। तो ये धारा 17 में बात कही जाती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं धारा 18 की, किसकी बात मैं आपसे करूं, धारा 18 की अगर मैं आपसे बात करूं तो धारा 18 में संरक्षण का आदेश दिया जाता है। किस प्रकार से संरक्षण का आदेश दिया जाता है, धारा 18 में संरक्षण इस प्रकार से दिया जाए कि जो वाद लाने वाला है, यानी जो वादी है, वाद लाने वाले व्यक्ति को प्रतिपक्षियों से संरक्षण के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश, उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाती है। ये धारा कौन कहता है, ये धारा 18 में वाद लाने वाले व्यक्ति को प्रतिपक्षियों से सुरक्षा के लिए संरक्षण का आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये बात कहाँ कही जाती है, ये बात कही जाती है आपकी धारा 18 में। तो ये पॉइंट भी आपको देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 18 संरक्षण का आदेश, संरक्षण का आदेश वाद लाने वाले को यानी जो वाद लाता है, वाद लाने वाले को प्रतिपक्षियों से संरक्षण का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। कौन देगा, मजिस्ट्रेट द्वारा। यानी धारा 18 में क्या बात कही जाती है, धारा 18 में ये कहा जाता कि जो व्यक्ति वाद लाएगा उसके लिए मजिस्ट्रेट सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया करवाने के लिए क्या करेगा, आदेश देता है। तो जल्दी से यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत ईजी टर्म्स है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग नोट कर रहे हैं वो लोग नोट कर लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो गया। ये आपके 16, 17 और 18 नंबर की धाराएं आपको दी गई घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए मैं आपसे बात करूंगा धारा सेक्शन 19 की। धारा 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धारा 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका यूपीएसआई में। तो क्या है, निवास करने का आदेश। महिला को धारा 19 में क्या प्रावधान दिया गया, महिला को शांति एवं गरिमा से रहने की व्यवस्था, यानी जिस घर में वो है उसे शांति एवं गरिमा से रहने के लिए एक कमरे की व्यवस्था की जाएगी, और प्रतिपक्षी जो होगा जिसके खिलाफ वाद लाया गया है उसका कमरे में प्रवेश क्या होगा, निषेध होगा। इन केस किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा घटित होती है तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट आदेश करता है कि उसको एक कमरा दिया जाए और शांति और पूरी गरिमा और सम्मान के साथ उसे घर में रहने दिया जाए, और जिस व्यक्ति के खिलाफ
यहाँ पर घरेलू हिंसा के तहत कार्यवाही की जा रही है, प्रतिपक्षी जो होगा उसका उस कमरे में जो प्रवेश है वो निषेध होगा, उस कमरे में घुस नहीं सकता, यानी घर उसी का होगा तब भी उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। तो धारा 19 क्या है? धारा सेक्शन 19 क्या है? सेक्शन 19 निवास करने का आदेश। निवास करने का आदेश। निवास करने का आदेश महिला को, किसको? महिला को, जो महिला पीड़ित है, आदेश महिला को शांति एवं गरिमा से रहने की व्यवस्था, शांति एवं गरिमा से रहने की व्यवस्था तथा प्रतिपक्षी का उस कमरे में जाने से निषेध, तथा प्रतिपक्षी का उस कमरे में प्रवेश निषेध। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, यानी प्रतिपक्षी उस कमरे में नहीं जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है, धारा 19 के अंतर्गत हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगली धारा में, जो कि धारा आपकी कौन सी हो जाएगी? धारा 20। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, जल्दी से धारा 19 का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली धारा में मैं आपको लेकर के यहाँ पर प्रोसीड करूँगा, ठीक है? हो गया? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ धारा 20 में, धन या अनुतोष प्राप्त करना। यानी जिस महिला, जो भी पीड़ित या व्यथित महिला है, उसको किसी भी प्रकार की जो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किसी प्रकार की जो क्षति हुई है, उसके लिए क्या किया जाएगा? क्षतिपूर्ति करता है जो प्रतिपक्षी होता है वो, ठीक है? तो ऐसा भी आदेश दिया जाता है। तो ये हम लोग धारा 20 की बात करेंगे। धारा 20 सेक्शन 20 में क्या कहा जाता है? घरेलू हिंसा अधिनियम का सेक्शन 20 क्या कहा जाता है? धन का अनुतोष प्राप्त करना। धन का अनुतोष प्राप्त करना। किसी भी प्रकार की क्षति, किसी भी प्रकार की क्षति, किसी भी प्रकार की क्षति, जैसे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक की प्रतिपूर्ति, यानी उसको जो विपक्षी है उसको क्या करेगा? उसको पूरा करेगा, उसको मुआवजा देगा। चोट लग गई तो पूरा दवा का पैसा देगा, पैसे का नुकसान किया गया है, मनोस्थिति नहीं सही है, सब तरीके से उसको क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 22 की। धारा 22 जो है वो रिलेटेड कर देंगे आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के धारा 499 से 500 से। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 या 499 जिसमें मानहानि की बात की जाती है और 500 में मानहानि के दंड की बात की जाती है, तो इसको सीधे कोरिलेट कर देंगे या आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 से। तो धारा 22 में बात कही जाती है अपमान या प्रतिकार यानी मानहानि का दावा। सीधे सीधे समझिएगा, धारा 22 अपमान या ब्रैकेट में अपमान या प्रतिकार, ब्रैकेट में लिख लेंगे मानहानि। धारा 499 याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रतिकार, मानहानि का दावा। महिला को लगता है कि मेरी मानहानि हुई है, मेरी क्षति, ख्याति में क्षति हुई है, तो ऐसी स्थिति में वो मानहानि का दावा भी कर सकती है। ये धारा 22 के अंतर्गत दिया गया, इसकी कार्यवाही आईपीसी के अंतर्गत होगी, ठीक है। धारा 25 यहाँ पर देख लीजिएगा, धारा 25 में
न्यायालय को अपना आदेश बदलने का क्या है, अधिकार है। न्यायालय को आदेश परिवर्तित कर देने का क्या है, अधिकार है। ठीक है। धारा 25, अब अगली जो धारा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, धारा 25, न्यायालय को अपने आदेश, न्यायालय को अपने आदेश में सुधार या परिवर्तन का अधिकार है। अब ऐसा नहीं है कि महिला ने अपने पति, अपने परिवारिक जनों के खिलाफ क्या कर दिया, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुकदमा कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई और बाद में उसकी मना स्थिति बदल गई, झूठ बोल रही थी या किसी भी तरीके से अब उनके साथ रहना चाहती है और समझौते की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं कि एक बार अगर जज ने, मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया कि नहीं अब कार्रवाई होगी तो होगी, तो समझौता हो जाने पर आदेश परिवर्तित हो सकता है। ये मजिस्ट्रेट को क्या है, अधिकार है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने पॉइंट को आगे प्रोसीड करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धारा 25 हो गया। धारा 20, धन का अनुतोष प्राप्त करना, किसी प्रकार से क्षति जो हुई उसको प्रतिपक्षी धन प्रदान करेगा, उसके लिए प्रतिपूर्ति करेगा। धारा 22, अपमान या प्रतिकारी, यानी धारा 499 से रिलेट करके मैंने आपको बताया आईपीसी की धारा से। और धारा 25, न्यायालय को अपने आदेश में सुधार या परिवर्तन का अधिकार है। अगर न्यायालय चाहता है कि अब उसमें कोई परिवर्तन हो जाए, दोनों समझौता करना चाहते हैं, धारा 25 के अंतर्गत वो परिवर्तन कर सकता है, दोनों में समझौता करवा सकता है न्यायालय। तो ये आपके धारा 25 हो गई। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो 1 बाई 1 सारी धारा, सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर होने हैं। ठीक है, ये धारा 25 की बात होगी। अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 27 की। अब मैं आपसे किसकी बात करूंगा, धारा 27 की, सेक्शन 27 की बात। अधिकारिता, यानी अगर इस प्रकार के वाद आते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत, तो अधिकारिता किसकी होगी, सुनवाई कौन करेगा। तो यथास्थिति प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के क्षेत्र में अगर वाद लाया गया तो वो उसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, अधिकारिता किसके अंतर्गत होगी, यथास्थिति प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट। पहली चीज तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट। धारा 27 सेक्शन 27, धारा 27, अधिकारिता किस के अधिकार में आए गई इसकी कार्यवाही। अधिकारिता यथास्थिति प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या अगर ये नहीं करते तब कौन करेगा, महानगर पालिका के मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट। जिस क्षेत्र में वाद लाया गया है, जिस क्षेत्र में वाद लाया गया है, जिस क्षेत्र में वाद लाया गया है। क्लियर है सभी को। तो ये धारा 27 हो जाएगी। अपीली प्रक्रिया, इसके खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील सेशन न्यायालय में की जा सकती है। ये धारा 29 में आपको दिया गया है। तो अपीली प्रक्रिया धारा 29 में आपको दी गई है, ये भी यहीं पर देख लेंगे हम लोग। धारा 29 पूछा जाता है प्रश्न ये कि अपीली प्रक्रिया क्या है। अपीली प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ, मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ, मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध, मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध
सेशन न्यायालय में, कहाँ पर, सेशन न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। समझिएगा, अपीली प्रक्रिया में क्या होगा, मजिस्ट्रेट ने अगर कोई आदेश दिया है तो इसके खिलाफ जो है वो सेशन न्यायालय में व्यक्ति वादी प्रतिवादी जा सकता है, ठीक है, उसके आदेश के खिलाफ। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक दो धाराएं और इम्पॉर्टेंट जो हैं इसको डिस्कस करेंगे हम लोग इस अधिनियम के अंतर्गत, जिनसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। सभी को दिख रहा है बोर्ड पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे की धारा पे बात करेंगे, ठीक है। हो गया, ये धारा 27 और 29 ये न्यायालय संबंधित है। धारा 31, आइए अब हम लोग बात करेंगे धारा 31 की, सेक्शन 21 की। धारा 31 में क्या बात कही जाती है, आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही। यानी अगर कोई मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिया गया, प्रतिपक्षी को बुलाया गया और नहीं आता है तो उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी, इसकी बात हम लोग करेंगे। आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही, धारा 31 सेक्शन 31, धारा 31, आदेश के उल्लंघन पर कार्यवाही। आदेश के अगर वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उल्लंघन पर कार्यवाही, क्या कार्यवाही होगी, कितनी सजा दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट के आदेश नहीं मानता है कोई प्रतिपक्षी या कोई व्यक्ति, तब उस पर क्या कार्रवाई होगी। तो 1 वर्ष का कैद, सादा या कठोर, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 1 वर्ष कारावास, 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना। कितने का, 20,000 रुपए का जुर्माना, या अब मजिस्ट्रेट चाहेगा तो दोनों से भी दंडित कर सकता है अगर आदेश का उल्लंघन किया जाता है। तो ये धारा 31 में बात कही जाती है। क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, एक बार देख लीजिएगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित तौर पे मुझे सूचित करिएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम आपके क्रिएट हो रही है, ठीक है। धारा 32, धारा 32 में क्या बात कही जाती है, जल्दी। धारा 32 में कहा जाता है कि साक्ष्य सबूत की अवधारणा 31 के अंतर्गत यानी आदेश जो दिया गया है अनुच्छेद धारा 31 के अंतर्गत संज्ञेय और जमानती अपराध है। ये कैसा अपराध है, संज्ञेय एवं जमानती अपराध है। धारा 32 संज्ञेय एवं जमानती, यानी संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है। क्लियर है सभी को। ये धारा 32 में संज्ञेय और जमानती अपराध है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये किस धारा के तहत संज्ञेय जमानती है, तो धारा 32। या अगर पूछा जाए ये जो अपराध है घरेलू हिंसा, ये जमानती है अजमानती, तो जमानती, संज्ञेय असंज्ञेय तो संज्ञेय। क्लियर है सभी को। चलिए, धारा 37 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो धारा 37 में आपको मैं लेके चलता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए भाई आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, देखिए धारा 37 एक लास्ट सेक्शन में आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। धारा 37 धारा 37 में क्या बात कही जाती कि इस कानून में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार के पास निहित है। इस कानून में, इस
अधिनियम में या इस कानून में संशोधन का अधिकार, इस कानून में संशोधन का अधिकार, इस कानून में संशोधन का अधिकार किसके पास है बताइए? इस कानून में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास। अगर इसमें कोई संशोधन अगर होगा तो वो कौन करेगा? केंद्र सरकार। तो ये लास्ट धारा थी इस अधिनियम की। तो जो भी महत्वपूर्ण धाराएं थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत जितनी महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं सब मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। वीडियो को एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, और कहीं से कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप निश्चित तौर पे पूछ लीजिएगा। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको प्लीज़ आप सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक तो आप कर ही चुके होंगे जहाँ तक उम्मीद है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।